बाजार 10 से 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर। साथ ही हम चर्चा करेंगे कुछ बेहतरीन स्टॉक्स पर और साथ ही आज मेरे साथ फिर से मेहमानों का पूरा पैनल होगा। आज अविनाश जी भी हमारे साथ होंगे फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पर, जिनसे हम समझेंगे कि बाजार के अंदर हमको करना क्या है। खैर, अब हमेशा की तरह पहले हम हेडलाइंस ही देखते हैं, तो आज हेडलाइंस ही देखेंगे फिर से हम पहले, और एक एक करके हेडलाइंस के बाद हम फिर धीरे धीरे करके हम अलग अलग निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड भी आज खोजने की कोशिश करेंगे। आज का दिन है मंगलवार, 17 तारीख को वीकली एक्सपायरी है। ठीक उससे पहले अगर कहीं भी हमको कोई मोमेंटम मिलेगा तो उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करता हूँ। और स्क्रीन के अंदर आपको ये साफ दिख जाएगा हेडलाइंस के अंदर कि आपको आज किस चीजों पर ज्यादा ध्यान रखना है। मैं एक एक करके हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। पहला, अपोलो हॉस्पिटल्स, इसके क्वार्टरली नंबर्स आए। अब मेरे पास आज खबरें थोड़ा कम है और नंबर्स पर थोड़ा इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है, तो मैं इसे नंबर्स पर थोड़ा आऊंगा। कंपनी ने कहा है कि उसका जो नेट लॉस है वो 226 करोड़ का है और ये अगेंस्ट है, यानी कि जो पिछली बार था साल वो था करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास का, यानी कि 50 करोड़ के प्रॉफिट से आप 226 करोड़ के घाटे पे लेके आए हैं। ये अच्छे नंबर्स नहीं है। आप अगर प्रॉफिट को जीरो कर देते, लॉस को थोड़ा ही कम रखते तो समझ में आता, क्योंकि ये उस समय का है जिस समय किसी को भी नहीं पता कि उसके बिजनेस का क्या दुर्दशा हुई है, क्या उसका नुकसान हुआ है। उसकी ये पहली खेप एक हॉस्पिटल्स की तरफ से भी आई है, यानी कि अपोलो हॉस्पिटल्स अगर आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा खिंचा हुआ शेयर था और नंबर उस लिहाज से बहुत अच्छे नहीं। 226 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लॉस आया है। तो क्या मैं इस पे इसको बेच दूंगा? नहीं। क्या मैं इस पे खरीद लूंगा? नहीं। मैं इस पे कुछ ट्रेड करूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं इस पे कुछ भी नहीं करूंगा? यस। अभी मैं अपोलो हॉस्पिटल को छोड़ दूंगा। मेरे को लग रहा है कि नंबर एक फेज था जो इसका निकल गया। अभी हम इसको चार्ट पे जाके देखेंगे कहाँ पे कितना ठीक हमको बैठता है, फिर उस हिसाब से इसमें आके हम ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं दूसरी खबर पे। तो मैं आपको एक एक खबर का एनालिसिस भी साथ है। पीवीआर आया 225 करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर में और हम 17 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाते थे पिछली बार। पीवीआर की ये खबर है, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग खबर है। ये कह रहे हैं कि 225 करोड़ रुपए का ही सिर्फ घाटा आया, हम 17 करोड़ का प्रॉफिट कमाते थे। तो मेरे में अगर आप एक्चुअली लॉस देखोगे तो करीब 240 करोड़ का ही तो हुआ, ज्यादा से ज्यादा लॉस। क्योंकि अगर आप पिछली बार के प्रॉफिट को भी छोड़ दो, पिछली बार ऐसा नहीं था कि ये कोई बहुत अच्छी स्थिति को एंजॉय कर रहे थे, तब भी इनमें रिसेशन ही था, तब भी इनमें दबाव ही था। तो 17 करोड़ का पिछली बार का प्रॉफिट, जिसको मैं कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं समझता था इनके लिए, अब 225 करोड़ रुपए का लॉस है। और मेरे को लग रहा है कि इनका क्वार्टर फर्स्ट FY21 का, जो कि शुरू होता है अप्रैल से, मई से, जून से, इस तीनों ही क्वार्टर्स में पीवीआर बंद था। जून तक में पीवीआर नहीं खुला था, तो इनका तो एक भी स्क्रीन नहीं खुली, तो 225 करोड़ रुपए का लॉस ही आया है। तो मेरे लिए पीवीआर के लिए लॉस तो है, बट इतना भी एक सब्सटेंशियल लॉस नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ओके मानता हूँ। पीवीआर के लिए मैं खबर ठीक समझता हूँ। तो मेरे लिए सेकंड जो न्यूज मैंने आपके सामने एनालिसिस की, उसमें से दूसरा हिस्सा खबर का ये है। तो पीवीआर को मैं चार्ट पे ही देख के खरीदूंगा, बट मैं इस खबर को देख के शॉर्ट तो कम से कम नहीं करूंगा। तीसरी खबर, अर्निंग्स पे आज बहुत सारी कंपनीज के फिर से नतीजे आने वाले हैं। वेदांता, स्पाइसजेट के नंबर हैं, टीवी रियलिटी के नंबर आएंगे, साथ ही नंबर आएंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस के, कल्याणी फोर्ज के नंबर हैं, इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर्स के नंबर हैं, स्टील स्ट्रिप्स मिल के नंबर हैं जो चक्के बनाती है, मनपसंद बेवरेजेस जैसी कंपनीज के भी आज ही नंबर आने वाले हैं। तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि आज आपको फिर से आते हुए दिखेंगे। इन नंबर का किसी पे कोई निफ्टी पे प्रभाव, किसी का कोई निफ्टी पे प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी शेयर निफ्टी का नहीं है, सिर्फ वेदांता को छोड़ के। वेदांता एकमात्र शेयर है और वेदांता के अंदर भी नंबर्स का क्या हाल है, मेरे के हिसाब से नंबर्स ज्यादा खराब नहीं है। दूसरा, अच्छा आगे बढ़ता हूँ मैं कुछ एक और हेडलाइंस बताऊँ, क्योंकि इसमें निफ्टी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। CLSA की फिर से एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने HCL टेक के बारे में बोला है कि HCL टेक में अपनी मेंटेन करके चल रहे हैं बाय को, और उन्होंने रेस किया है टारगेट को 870 कर दिया HCL टेक। कल आपको ध्यान होगा, कल हमारे साथ सौम्यदीप थे और हमने उनसे 2 शेयर पता किए थे। इनफैक्ट कल हमारे साथ
मिस्टर जैन भी थे, जो उनसे उनसे भी हमने पता किया था कि हमको आईटी अच्छा लग रहा है, और आईटी के अंदर हमने जो शेयर बताया था वो था माइंडट्री, और एक और शेयर भी था कल हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, अब मेरे को ख्याल ध्यान में नहीं आ रहा, बट कल वो भी एक आईटी का ही स्टॉक्स था। और कल हमने एसएल टेक के बारे में भी चर्चा की थी, दोनों शेयरों ने गैप बनाया था, माइंडट्री था, यस माइंडट्री था और एसएल टेक था। तो कल ही हम एसएल टेक की बात बोल रहे थे, आज सीएलएससी की रिपोर्ट आ गई कि हम इसको टारगेट को बढ़ा रहे हैं। कल प्राइस एक्शन साफ दिख रहा था, कल अगर किसी को भी चार्ट इसका देखना हो तो कल जाके देख सकते हैं। हमने तो खूब अच्छी तरह से एसएल टेक के बारे में कल चर्चा की थी, आप सबको ध्यान ही होगा। खैर एनी हाउ, तो एसएल टेक को हम आज देखेंगे, अगर ट्रेड कहीं बढ़ता हुआ तो इसमें लेंगे। एक खबर ना बहुत इंटरेस्टिंग आई है, ये खबर दो हिस्सों में देखनी चाहिए। पहला, ये ऑटोस के लिए क्या इम्पैक्ट डालता है, दूसरा पॉलिसीज पे क्या फर्क पड़ता है इससे। टोयोटा ये सिर्फ भारत की बड़ी कंपनीज में से एक नहीं है, तो जापानीज कंपनीज, बट भारत में भी बनाती है गाड़ियां। ये कह रहे हैं कि हम अपना भारत में एक्सपेंशन प्लान्स को होल्ड कर रहे हैं, यानी कि टोयोटा आने वाले दिनों में गाड़ियों के कंपटीशन में नहीं। जब एक्सपेंशन प्लान होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप नए मॉडल्स नहीं उतारोगे गाड़ियों के, आपके पास नई टेक्नोलॉजी है भारत में नहीं उतारोगे, तो आप ये सारी चीजें होल्ड कर रहे हैं। टोयोटा जो कि एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, किसका कॉम्पिटिटर है, हिंडई का, किसका कॉम्पिटिटर है, काफी हद तक M&M का, किसका बड़ा कॉम्पिटिटर है, काफी हद तक टाटा मोटर्स का। इसमें एक हिंडई नॉन लिस्टेड कंपनी है, टाटा मोटर लिस्टेड कंपनी है, M&M लिस्टेड कंपनी जो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर है, काफी हद तक एसयूवी सेगमेंट में भी है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये अच्छा इनका जो रीजन है वो भी आप देखिए, इसलिए मैंने कहा इस खबर को दो हिस्सों में लेते हैं। पहला खबर ये है कि ऑटोस के लिए, ये कंपटीशन के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर जापानीज कंपनी जो रिनॉन्ड है अपने इंजन के लिए, कि टोयोटा की गाड़ी ले लीजिए, उसका इंजन बहुत अच्छा होता है, तो वो सिस्टम से बाहर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं एक्सपेंशन नहीं करूंगा इंडिया में, लेकिन जो रीजन गिनवा रहा है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। वो कह रहा है कि भारत के अंदर हाई टैक्स रिजीम, बहुत टैक्स देना पड़ता है, अलग अलग तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो ये एक अच्छा नहीं है। हालांकि भारत ऑटोस में अंदर बहुत बड़ा हब है, लेकिन टैक्स रिजीम एक चिंता की बात तो है। अगर कोई इंटरनेशनल बड़ा प्लेयर आपको बोल रहा है तो एक बार उसकी बात सिर्फ सुन लेनी चाहिए कि हाँ वास्तव में टैक्स रिजीम है कि नहीं है। अगर दूसरे प्लेयर्स भी बात जानते हैं, मानते हैं, उनका भी मानना है कि हाई टैक्स रिजीम है भारत के अंदर, तो फिर उनका बात ठीक भी हो सकती है, इसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। ये भारत सरकार का अपना फैसला है, हमको लगता नहीं कि ऐसे फैसले एक बड़ी कंपनीज के एक्सपेंशन प्लान से बदलते हैं या पॉलिसी सरकार बदल देती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी वो रीजन गिनवा रहा, छोटी सी खबर है, छोटी सी चिंगारी है, कल कोई बड़ी कंपनी कोई और आके ना बोल दे, कल को तीसरी कंपनी ना आके बोल दे, आपके भारत की किसी बड़ी कंपनी ने आके बोल दिया तो चलिए, तो फॉरेन की कंपनी है, जापानीज कंपनीज है। अगर M&M कल बोल दे तो कि टैक्स रिजीम हाई है इंडिया में, बहुत ज्यादा है, हमें ज्यादा अच्छा लगता है हम अफ्रीका में जाके गाड़ियां बना के बेचें, भारत में ना बेचें, तो ये दो हिस्सों में देखना चाहिए। बस ठीक है, आगे अब गवर्नमेंट इस पर फैसला लेगी। ये खबर इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। एक कंपनी और है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, यहाँ पे एक ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट करके है, एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर है इनके, जिनके करीब 9.5% की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। उन्होंने कल 7 लाख शेयर बेचे 90.50 के रेट पे ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये इंटरेस्टिंग है, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ एक बड़े इन्वेस्टर्स ने हिस्सेदारी को बेचा, जिनका होल्डिंग करीब 10% के आसपास। 10% होल्डिंग कम नहीं होती है, ये बड़ा प्लेयर है जिसने अपनी होल्डिंग को ऑफलोड किया है और 90.50 पे किया है। अब इसका पूरा मतलब क्या, इस 90.50 का पूरा मतलब ये है कि मेरे लिए एक या भूमि की तरह काम कर, एक ऐसा पिन पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं जिसमें इर्द गिर्द कितना वीक और कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज को, वो मैं चेक करूँगा। लेकिन टिल 90 रुपए अब मेरे लिए ग्रीन प्लाई के अंदर एक बेंचमार्क हो गया, क्योंकि बड़े प्लेयर ने यहाँ पे कुछ ना कुछ आके चेंजेस किए। खैर एनी हाउ, तो ये आज की कुछ एक हेडलाइंस थी जो हमने आपके सामने शेयर की हैं। अब मैं जरा अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको निफ्टी के चार्ट दिखा पाऊँ, और उसके बाद फिर हम निफ्टी पे चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे आवरली निफ्टी का ही आवरली चार्ट है जिसमें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो हमने कल आपके सामने बात रखी थी वो बिल्कुल फिर से सच साबित। अगर आप स्क्रीन पे चार्ट देख पा रहे हैं, एक बार इसको फुल स्क्रीन ही रखिएगा। हमने कल आपके सामने बात रखी थी कि 550 निफ्टी के अंदर शायद पार करना मुश्किल रहेगा,
मेरा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब 550 को मैं पार कर लूँगा। ये एक हर्डल, ये दूसरा हर्डल, ये कल तीसरा हर्डल, ये मैंने नहीं बनाया। ये पहले से मार्केट खुद क्रिएट कर रहा है। ये मैं नहीं बना रहा, ये मेरी ड्राइंग नहीं है, ये मार्केट का स्केच है, ये मार्केट का ड्राइंग है जो खुद से क्रिएट होती है। हम तो सिर्फ इसको देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे आके कुछ हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये इंडेक्स है, मतलब इसका वॉल्यूम नहीं आता कि कितना वॉल्यूम के साथ हुआ है, बट एक कल काफी हद तक दिख रहा था। और एक कल मैंने ऑप्शंस के जरिए आपको चिल्ला चला के बोला था कि भाई मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि 10,600 और 700 की कॉल में किसी को कोई इंटरेस्ट भी है लेने में। आपको ध्यान होगा कल मैंने एक वर्ड भी इस्तेमाल किया था कि 10,600 700 मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखता कि कोई इसको लेना भी चाहता है इस कॉल से। और कल मैंने एक बात आपको और बताई थी कि 600 और 700 वाली कॉल्स में जो एक्सरसाइज प्राइस है जिसको आप खरीदते और बेचते हो वो 17 रुपए या 18 रुपए। वीकली एक्सपायरी भी 17 तारीख की है, आज है 15 तारीख, कल थी 14 तारीख। 3 दिन आपके पास एक्सरसाइज प्राइस अगर 17 रुपए है तो आप कैसे उसको जस्टिफाई कर पाओगे? जिसको आप एक मेजर हर्डल मानते हो टूटने के बाद वो बहुत बड़ा होने वाला है, उसकी एक्सरसाइज प्राइस इतने कम है। बोले सर आप एक्सरसाइज प्राइस को कैसे पता कर लेते हो कम है या ज्यादा है? फिर से मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि डेरिवेटिव के जो आंकड़े जो भी देखते हैं, मैं अपने निजी एक्सपीरियंस 13 साल से बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव एक दिन का देखना नहीं होता। डेरिवेटिव में आपके पास बैकलॉग होना चाहिए कम से कम 2 से 3 दिन का, कम से कम 3 दिन का तो होना चाहिए। 3 दिन का डेरिवेटिव का डाटा आप देखते हो, स्टडी करते हो, तब आपके कनेक्शंस जो है ना बहुत अच्छी तरह से बैठेंगे। मैं एक बुधवार को आऊंगा ना, मेरे को मंगलवार का डाटा पता है ना, मेरे को सोमवार का डाटा पता है ना, इससे पीछे का डाटा पता है। मैं बुधवार को एनालिसिस हो सकता है अच्छा कर जाऊं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मैं उसमें कन्विक्शन के साथ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा प्रीवियस हिस्ट्री में सामने नहीं थी। आप ना कई बार डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है ना, आपकी एक्सरे की रिपोर्ट मंगवाता है, 2 बार आपको क्लिनिकली चेक करता है, फिर उसके बाद बोलता है हाँ ये होगा जी बीमारी। कई बार एक सिटिंग में नहीं होता, आपको 2 सिटिंग या 3 सिटिंग देनी पड़ती है। तो डॉक्टर है, बीमारी है, दवा दवाई है, लेकिन फिर भी डॉक्टर 3 सिटिंग ले लेता है। तो ठीक ऐसे ही डेरिवेटिव्स के आंकड़े को भी आप समझिए। अच्छा खैर मैं जरा इस पे आ रहा था कि निफ्टी पर तो क्या करना चाहिए। निफ्टी अभी भी मेरे लिए उसी रेंज में, ये जब तक 550 को पार करेगी नहीं, मैं किसी भी कॉल के अंदर नहीं, ये कल भी मैंने बहुत साफ किया, मैं किसी कॉल के अंदर नहीं आऊंगा। मैं अभी आपको ऑप्शंस का डाटा भी दिखा दूंगा, बट मैं किसी कॉल के अंदर आने की हिम्मत नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए अभी भी ये 550 वाली रेंज पार नहीं। अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? क्या मैं 325 को बचा रहा हूँ? यस बचा रहा हूँ। कल अगर इस बार का लो देखा होगा तो आप देख रहे हैं इस बार का लो ये 200 दिन की एवरेज है, 390 380 के आसपास, ठीक यहीं पे आके बार लगी और उसके बाद वापस से यहाँ पे आके उठा लगा। यानी कि अभी मेरे को कोई जल्दबाजी भी नहीं है लो तोड़ने की। तो इसलिए मैं जो आपसे पिछले हफ्ते से कह रहा हूँ कि धीरे धीरे करके हमको इंडेक्स की भूलने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप क्लेवर ट्रेडर है, रेंज के अंदर ट्रेड करने वाले हैं तो आपके लिए बेहतरीन समय है। हर लेवल की हर चीज की रिस्पेक्ट करना है इंडेक्स। ऐसा समय रेयर मिलता है कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्सेस होने के बावजूद भी इंडेक्स एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा हो। कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्सेस नहीं खूब है, सेबी का बयान है, चाइना वाला इशू है, बहुत सारे इशू आते रहते हैं। तो ये एक चीज है। अच्छा क्या मैं इसको शॉर्ट करूंगा? सर नहीं करूंगा। क्या आप कब शॉर्ट करोगे? सर मैं शॉर्ट करूंगा जितना मैं 550 के करीब जाऊँ। कब आप लॉन्ग करोगे? सर मैं जितना 350 के आसपास आऊंगा। आपके लिए दूसरा सपोर्ट क्या है? 150। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है, हफ्ते की शुरुआत से बोल रहे हैं, पिछले हफ्ते से भी यही बात बोल रहे हैं। 150 की आपको इंपॉर्टेंस भी बताई थी ये वाली। तो ये क्लियर है कि मेरे पास फिर से अभी इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 10:13 पे ट्रेड नहीं। ये मेरी बहुत दुख का कारण भी है कि मैं जिस समय आपके साथ कनेक्ट होता हूँ उस समय पास ट्रेड ही नहीं होता, आगे पीछे होता है। जैसे कल अगर मैं कल क्लोजिंग में आपको ये कह के जाता कि आप 550 या 560 या 565 का एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर दो तो शायद कल में आपको 150-200 रुपये मिल गए होते, या जिस समय हमको सिग्नल दिख रहे होते हैं डूबने के उस समय, लेकिन मेरा शो नहीं था तो मैं आपके साथ कनेक्ट ही कैसे होता। तो खैर एनी हाउ, तो इस पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अभी मेरे लिए किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं है। मैं जरा इस पे निफ्टी बैंक को भी आपको शो कर देता हूँ, फिर मैं सीधा एक ही बार में ऑप्शन पे चला जाऊँगा। यहाँ पे निफ्टी बैंक का कल भी मैंने आपके साथ निफ्टी बैंक के अंदर मेरे को कोई भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा कि वो चलने वाला है। ये गिरने का लेवल एक साथ शुरू हुआ था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। मैं जरा एक लेवल भी आपके वो एक पॉइंट भी आपके सामने शो कर देता हूँ, चलो आप वो भी देख लीजिए। ये एक साथ शुरू हुआ था दोनों का।
अभी आपने निफ्टी का चार्ट देखा होगा, आपने एक रेंज में वापस इस तरह से जिगजैग होते हुए देखा होगा, लेकिन ये एक तरफ से एक लीनियर ही, इसके अंदर जो गिरावट है वो एक तरफा है, किसी भी तरह का कोई बड़ा मूव आपको इसके अंदर नहीं दिख रहा। माफ कीजिएगा, एक मिनट, ये देखिए, किसी भी तरह का कोई भी एक बड़ा मूव आपको जिगजैग तो नहीं दिख रहा, एक लीनियर गिरावट है, सीधी गिरावट है। इस गिरावट में क्या हुआ कि पहले हमने 100 दिन को एवरेज को खराब किया इस वक्त, फिर हमने 200 दिन के एवरेज को फिर से खराब किया, तो 2 बार हम 100 और 200 दिन के एवरेज को भी खराब कर चुके हैं, डिस्टर्ब कर चुके हैं। कोई अटेम्प्ट लेते हैं पुल बैक की, कोई अटेम्प्ट नहीं लेते पुल बैक की। आपको कहीं दिख रहा तो आप मेरे को बता दीजिए, कोई अटेम्प्ट है इसके अंदर कहीं भी पुल बैक की? क्या हम 200 दिन के एवरेज, जो ये आपको जंक्शन चल रहा है, इस 200 दिन के एवरेज के बहुत नीचे चले गए? नहीं। क्या 22,000 टूट गया? नहीं। क्या प्रीवियस लो को बहुत बड़े गैप के साथ तोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर सर आप ये इसको खराब भी कह रहे हो और कह रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, खराब तो है, लेकिन एक्सट्रीम खराब भी नहीं है। मैं आपको ट्रेड दिलवा नहीं रहा, बट आपको ट्रेड से बचवा जरूर रहा हूँ, उल्टे सीधे ट्रेडों से। तो मैं अपना 50% तो वैसे ही जीत के बैठा हूँ ना, क्योंकि मैं आपको पिछले अगर 3-4 दिन से खरीदवा नहीं रहा, जो बार बार मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रहा है। खैर एनी हाउ, मेरे के लिए अभी भी बैंक निफ्टी कोई करेक्शन वाला ट्रेड नहीं है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी के अंदर कोई सौदा लूंगा नहीं जब तक ये मेरा 200 दिन का एवरेज पार नहीं करेगा। 200 दिन का एवरेज कहाँ है? 22,650 के पार। 100 दिन के एवरेज का 22,800, तो 22,200, 650, 800 की जब तक रेंज मेरी आवरली चार्ट पे पार नहीं होगी, मैं बैंक निफ्टी को बहुत अच्छी नजर से, मैं बहुत पक्की कन्विक्शन वाली पॉजिटिव नजर से नहीं देखूंगा। मैं भी बैंक निफ्टी पे डाउट करूंगा। मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी ही निफ्टी को ऊपर नहीं आने देगा, जबकि निफ्टी तो बहुत अटेम्प्ट ले रहा है। निफ्टी की 3rd अटेम्प्ट थी जो कल फेल हुई है 550 के ऊपर आने की। खैर एनी हाउ, मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन को जल्द ऑप्शंस आपको एक बार दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आज के मेहमान से जुड़ जाऊंगा। नीरज बुखारी आज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर जरा 10,500 की कॉल को मैं मार्क कर देता हूँ, और उसके इर्द गिर्द जितनी भी कॉल्स फुटे फटाफट से सबको देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन चेन अगर आप नहीं देखते तो जरूर देखना चाहिए। हालांकि विक्स भी मैं आपको दिखाना चाहता, लेकिन अब इतना समय नहीं होता, बहुत लंबा हो जाता फिर लेक्चर, इसलिए विक्स नहीं आपको मैं दिखाता। इसके अंदर मैं आपको काफी हद तक पीसीआर वगैरह नहीं दिखाता, पुट कॉल रेशियोज, तो आप अपने आप से देख लिया करो, मैं तो वो देख के बैठता हूँ। खैर 11,500 की कॉल पे आते हैं। कॉल के अंदर हल्का सा प्रीमियम एडिशन तो है, हल्का सा प्रीमियम एडिशन तो है, देख रहे हो 6 रुपए 65 रुपए की एंट्री इसके अंदर, लेकिन बिल्डअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। और इससे नीचे की जितनी कॉल है उसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग है, कोई खरीद नहीं रहा। जिसको डर है कि बाजार ज्यादा नहीं टूटेगा, जो जिन्होंने मंदी कर रखी है, सिर्फ वो लोग बाहर जा रहे हैं, खरीदना नहीं कोई चाहता। 11,500 पे खरीदारी हो रही है? यस सर, हो रही है। क्या बहुत अच्छी हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है? नहीं। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैसे पता लगता है? प्रीमियम से और के वॉल्यूम से, दोनों से। खाली प्रीमियम से पता लग जाता है? नहीं, वॉल्यूम भी चाहिए। तो ओपन इंटरेस्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख लो तो वो 10% भी नहीं है। तो ये एक मेरे लिए चिंता की बात भी थी कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग 10,500 की कॉल पे बाइंग हो रही, और उसके ऊपर की जितनी भी कॉल्स है 600 वाली, 700 वाली, 650 वाली, 550 वाली, इन सब के अंदर बिल्डअप भी कम है और साथ ही साथ प्रीमियम भी नहीं, यानी कि किसी को पड़े ही नहीं है 11,600 और 700 की कॉल में लेना, किसी को कोई इच्छा ही नहीं हो रही है उसको। 11,000 जो 700 वाली कॉल है ना, आज वो 19 रुपए की है, कल 26 रुपए की थी शायद, जहां तक मेरे को ध्यान है। नहीं सॉरी, माफ कीजिए, 11,700 वाली कॉल सिर्फ आज 8 रुपए की है, कल शायद जहां तक मेरे ध्यान है 15 रुपए की थी, तो आधी हो गई। तो ये एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या इसके अगेंस्ट क्या पुट में बाइंग हो रही है? अगर अच्छा ठीक है, लोग खरीदारी नहीं करे तो मैं आपको पुट का आंकड़ा दिखाता हूँ। तो पुट में लोग बाय कर रहे हैं क्या? नहीं। 11,500 वाली पुट का भी तो प्रीमियम टूट रहा है और स्पीड से टूट रहा है। बिल्डअप है क्या? हाँ सर, 11,500 वाली पुट के अंदर राइटिंग इसके अंदर होगी, इसके अंदर भी बेचा जा रहा है, यानी कि मंदी को बेचा जा रहा है तेजी के लिए। तो दो चीजें तो बिल्कुल आपस में तय हो गई हैं यहाँ पे कि भाई इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कॉल और पुट के हिसाब से भी, मार्केट के रेंज के हिसाब से भी। कि रेंज एक निफ्टी रेंज में रह सकता है, बड़ी वजह उसको बैंक निफ्टी रेंज में रखेगा। कोई बड़ी हरकत बैंक निफ्टी में होगी तो फर्क पड़ेगा, निफ्टी पे नहीं तो नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक वर्ड बता रहा हूँ,
बैंक निफ्टी में कोई भी बड़ी हरकत होएगी तो निफ्टी पे फ़र्क पड़ेगा। निफ्टी इंडिविजुअली अपने आप में अब कुछ नहीं करेगा और एक रेंज में है, वो बता चुका है, आपको बहुत साफ-साफ बता रहा है, खुल्लम-खुल्ला बता रहा है।